जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सिलोजिज्म पढ़ेंगे और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप इसकी भूमिका समझ रहे होंगे। रीजनिंग में सबसे कठिन चैप्टर माने जाने वाला है और सिलोजिज्म, और ये मैं इसे ऐसे तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसमें आप बिना गोला का प्रयोग किए हुए सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। बड़े बड़े प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों को हम लोग गोले के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसा रूल बताऊंगा कि बिना गोले के सहायता से ही आप उन सभी जटिल से जटिल समस्याओं को जो आईएएस से लेकर के पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म जो होता है यह एक ग्रीक रोमन शब्द से लिया गया है और ये ग्रीक रोमन शब्द है। एक तरह से कहें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह एक साथ कहना होता है। सिलोजिज्म का अर्थ होता है एक साथ कहना, टू स्पीक टुगेदर। देखिए, जो सिलोजिज्म होता है वह दो तरह से होता है। उसमें एक पार्ट होता है कथन और एक पार्ट होता है निष्कर्ष। तो अगर हम लोग कथन को और वेरीफाइड करें तो इसका जो आधार वाक्य भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, तर्क वाक्य और कथन भी हम लोग बोल सकते हैं। और एक होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो होता है उसे हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक हमारा वैध निष्कर्ष होता है और एक अवैध होता है। वैध को हम लोग वैलिड बोलेंगे और अवैध को हम लोग इनवैलिड बोलेंगे, अर्थात इसे सत्य और असत्य दो भागों में इसे बांटा जा सकता है। तो अगर हम लोग सिलोजिज्म के डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक कथनों या सूचनाओं को एक साथ उनसे वैध अर्थात सत्य निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया सिलोजिज्म कहलाती है, अर्थात न्याय निगमन कहलाता है। दो या दो से अधिक कथनों सूचनाओं को एक साथ उनसे वैध निष्कर्ष अर्थात सत्य निष्कर्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया न्याय निगमन कहलाती है। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। हम लोग पहले बेसिक से बात करेंगे और हम लोग धीरे धीरे हाई लेवल तक चढ़ेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पूरे एक ही वीडियो में आप सिलोजिज्म के जितने भी भारत में जो भी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बैंक पीओ हो, उन सभी समस्याओं को आप इसी वीडियो से सॉल्व कर सकेंगे और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा भी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कथन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये होता है संरचना और एक होता है प्रकार। तो संरचना को पहले हम लोग समझते हैं। जो संरचना होता है कथन का, उसमें सब्जेक्ट टर्म होता है और प्रेडिकेट टर्म होता है और मिडिल टर्म होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसे उद्देश्य पद बोलते हैं और इसे विधेय पद बोलते हैं और इसे हम लोग मध्य पद बोलते हैं, मिडिल टर्म। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम ये बोलें कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और अच्छा यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट पद हुआ, उद्देश्य पद, और अच्छा जो है यहाँ पे प्रेडिकेट टर्म हुआ, यानी विधेय पद। अब हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सभी भारतीय अच्छे हैं और सभी अच्छे मछुआरे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं जो भारतीय है वो सब्जेक्ट है और जो अच्छे वर्ड है वो क्या है, प्रेडिकेट है। अच्छा जो है उसकी विशेषता बता रहा है। सभी भारतीय क्या हैं, अच्छे हैं, विशेषता है, तो प्रेडिकेट है। सभी अच्छे मछुआरे हैं, तो सभी अच्छे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मछुआरे क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, अच्छे और अच्छे को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला करके क्या बनता है, ये हमारा मिडिल टर्म होता है। तो इसे आपको बहुत बारीकी से समझना है कि मिडिल टर्म क्या होता है। पहले का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट, ये मिल के क्या बनता है, ये मिडिल टर्म होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कथन के प्रकार समझा रहा हूँ। तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, जो सिलोजिज्म होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो कथन होता है और एक निष्कर्ष होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कथन होता है वो किस प्रकार से होता है।
तो कथन के प्रकार को हम लोग समझते हैं। तो पहला जो उसमें टाइप होता है, ए टाइप होता है, आई टाइप होता है, ई टाइप होता है और ओ टाइप होता है। इसी चारों लैंग्वेज को हमें समझना है यहाँ पर कि ए टाइप क्या है, आई टाइप क्या है, ई टाइप क्या है और ओ टाइप क्या है। इसे आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ए टाइप वो होता है जैसे यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये सर्वव्यापी सकारात्मक इसकी हिंदी होती है। इसमें सभी शब्द आपको लगा होगा। अगर सभी से शब्द की शुरुआत होती है, वाक्य की शुरुआत होती है, तो आप समझ जाइएगा ए टाइप है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऑल ए आर बी, सभी व्यक्ति अच्छे हैं, सभी आपको दिख रहा है तो ये कौन सा टाइप है, ए टाइप है। दूसरा हम लोग देखते हैं आई टाइप है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, अंशव्यापी सकारात्मक। इसमें सम शब्द लिखा रहेगा, अगर सम कुछ से शुरू हो रहा है तो आप समझ जाइएगा ये आई टाइप है, अर्थात सम ए आर बी, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, आई टाइप हो गया। कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, नो ए आर बी, कोई अर्थात नो वर्ड आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा आप ये किस प्रकार का हमारा जो वाक्य है यह ई टाइप का वाक्य है। वो टाइप देखिए पार्शियल निगेटिव होता है, अंशव्यापी नकारात्मक, सम नॉट वर्ड इसमें यूज होता है हिंदी में, कुछ नहीं, जैसे कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, कुछ व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, तो यह ओ टाइप का वाक्य हो गया। और कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइएगा ई टाइप का वाक्य है। कुछ अगर आपको दिख रहा है तो आई टाइप का है, सभी आपको अगर दिख रहा है तो ए टाइप का है। तो अब मैं जो आपको नियम समझा रहा हूँ इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और अगर आप इसे समझ लिए तो समझ जाइए पूरा का पूरा आपने समझ लिया। जैसे अगर ए प्लस ए होगा तो वह ए देता है, अगर ए टाइप का कोई वाक्य है और ए टाइप का कोई वाक्य है तो वह ए टाइप का ही वाक्य देगा। और अगर ए टाइप का है और आई टाइप का है तो कोई उसमें संबंध नहीं होता है। ए टाइप में ई टाइप जब जुटता है तो वह ई टाइप का वाक्य बनता है, और ए और ओ मिलके कुछ नहीं बनता है। आई प्लस ए क्या रिजल्ट देता है, आई रिजल्ट देता है, अर्थात आई टाइप का वाक्य और ए टाइप का वाक्य मिलके आई टाइप का वाक्य बनाता है। आई प्लस आई कोई रिजल्ट नहीं देता है, आई और प्लस ई ओ टाइप का रिजल्ट देता है। आई प्लस ओ कोई रिजल्ट नहीं देता है। ई प्लस ए ओ यूनिवर्स रिजल्ट देता है। मैं आपको यूनिवर्स बताऊंगा आगे, यूनिवर्स क्या होता है यहाँ पर। ई प्लस आई मिलके ओ यूनिवर्स देता है। ई प्लस सी कोई रिजल्ट नहीं देता, ई प्लस ओ कोई रिजल्ट नहीं देता, ओ प्लस ए कोई रिजल्ट नहीं, ओ प्लस आई कोई रिजल्ट नहीं, ओ प्लस सी कोई रिजल्ट नहीं, ओ प्लस ओ कोई रिजल्ट नहीं, अर्थात ओ टाइप का वाक्य हमें कोई भी रिजल्ट नहीं देता है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ओ टाइप का वाक्य किसी भी कथन के साथ कोई निष्कर्ष नहीं देता है। तो हम लोग इसमें क्या निष्कर्ष पाते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ए टाइप के वाक्य में एक हमको ये मिल गया और एक हमको ये मिल गया, दो रिलेशन, दो निष्कर्ष हमको देगा। और इसमें भी आई प्लस ए के साथ एक ये देगा निष्कर्ष और एक ये देगा, 2 और 1 3, और 2 निष्कर्ष हमको यहाँ से मिल जा रहे हैं, और वहाँ से हमको कोई भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात हमको इस पूरे सूत्र में हमको सिर्फ 6 सूत्रों को याद करना है, 2 4 और 6। इसी को हम लोग बोलते हैं 6 रिलेशन। 6 रिलेशन, इस 6 रिलेशन को आपको बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि इसी 6 रिलेशन से पूरा सिलोजिम आपका समाप्त हो जाता है, और इन 6 रिलेशन की भूमिका पूरे सिलोजिम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं 6 रिलेशन है क्या। ए प्लस ए के साथ ए बनाता है, ए प्लस ई के साथ ई बनाता है, और आई प्लस ए के साथ आई बनाता है, आई प्लस ई के साथ ओ बनाता है, और ई प्लस ए के साथ ओ यूनिवर्स बनाता है, और ई प्लस आई के साथ ओ यूनिवर्स बनाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए प्लस ए मिल के ए बनाएगा, ए प्लस सी मिल के ई बनाएगा, आई प्लस ए आई बनाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, आई प्लस सी ओ बनाता है, ई प्लस ए ओ यूनिवर्स, और ई प्लस आई भी ओ यूनिवर्स बनाता है। तो एक बार मैं पुनः यहाँ पे 6 रिलेशन को मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि 6 रिलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए प्लस ए क्या रिजल्ट दे रहा है, ए दे रहा है, ए प्लस सी ई, और आई प्लस ए के साथ क्या बना रहा है, आई बना रहा है, आई प्लस सी के साथ ओ बना रहा है, और ई प्लस ए के साथ ओ यूनिवर्स,
और ई प्लस आई के साथ भी वो यूनिवर्स बना रहा है। तो जो निष्कर्ष होते हैं, जो कंक्लूजन होते हैं, उसमें हमें ये देखना होता है कि 6 रिलेशन फॉलो कर रहा है और मिडिल टर्म को फॉलो कर रहा है, तो तब हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे देखते हैं 2 ही नियम को हमें अपने जहन या दिमाग में रखना होता है। पहला ये कि 6 रिलेशन को वो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि नहीं और मिडिल टर्म को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैं एक वर्ड आपको लिख रहा हूँ, मैं उससे बताने का प्रयास करूँगा कि 6 रिलेशन क्या है और मिडिल टर्म क्या है। जैसे मैंने कहा आल ARB, आल वर्ड यहाँ पे आ गया है। आल मीन्स क्या होता है? आल, अभी मैंने आल शब्द आपको बताया होगा, अगर वर्ड में आल लगा होगा तो समझ जाइएगा ए टाइप का है, ये भी ए टाइप का है। दोनों ए और ए मिल के क्या रिजल्ट देते हैं? ए टाइप का रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं 6 रिलेशन में तो है हमारा, देख सकते हैं 6 रिलेशन में ए प्लस ए है, लेकिन मिडिल टर्म नहीं है। मिडिल टर्म देखिए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, अर्थात मिडिल टर्म को ये वैलिड नहीं कर रहा है, अर्थात इसलिए इसका हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आल BRD, आल CRB, यहाँ पे भी 6 रिलेशन को तो फॉलो कर रहा है, ए टाइप का है, ए टाइप का है। इसका जो 6 रिलेशन होगा वह ए होगा, लेकिन इसको आप ए टाइप बोल सकते हैं, इसको भी ए टाइप बोल सकते हैं, दोनों मिलेगा तो ए से निष्कर्ष निकलेगा इसका। लेकिन 6 रिलेशन को फॉलो कर दिया, ए प्लस ए दोनों है, ए निष्कर्ष होगा इसका। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म इनवैलिड है, मिडिल टर्म यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आल ARC एंड आल CRA, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट, और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो हमने बताया एक का सब्जेक्ट दूसरे के प्रेडिकेट के साथ अगर कंबाइन कर रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तभी वो सत्य माना जाएगा। यहाँ तो ऐसा है, लेकिन ये 45 डिग्री के एंगल पे नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। और ये जो है इस 6 रिलेशन में है, लेकिन ये मिडिल टर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। ये एंगल कुछ आपका इस तरीके से बनना चाहिए, जैसे मैं वर्ड आपको लिख रहा हूँ आल ARB, आल BRA। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने का एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। वह यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 45 का नहीं बन रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट होना चाहिए। तो अगर 45 का एंगल बनेगा और एक का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट अगर ऐसे मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे वो मिडिल टर्म में है। और 6 रिलेशन तो आपको मैंने चेक करने के लिए बता दिया है। तो कंक्लूजन 2 ही बेस पे निकाल सकते हैं हम लोग, पहला तो 6 रिलेशन को फॉलो करें और दूसरा मिडिल टर्म को फॉलो करें। यहाँ पे एक वर्ड लिखा आल ARC, तो हम लोग ये देख रहे हैं किस टाइप का है? ए टाइप का है। और आल CRB, ये भी ए टाइप का है क्योंकि आल वर्ड लगा है। तो इसका जो 6 रिलेशन पहले हम लोग चेक करते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ए और ए मिलके क्या होता है? ए होता है। तो जो हम लोग उसके बाद हम लोग एक और बात इसमें चेक करते हैं, यह इनवैलिड है कि वैलिड मिडिल टर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं 45 डिग्री पे एक का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट 45 डिग्री पे मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे मान लेते हैं वैलिड मिडिल टर्म है। तो वैलिड मिडिल टर्म है तो ए और ए मिलके क्या बनाता है? यहाँ पे आप 6 रिलेशन में देखते हैं ए बनाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए से शुरुआत होगा, अर्थात आल ARB, इसका ये सही आंसर होगा। अगला मैं उदाहरण लेता हूँ आपको। अगला उदाहरण है आल ARC और दूसरा उदाहरण है नो CRB। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा है आल शब्द लगा है, ए टाइप का है, और इसमें नो शब्द लगा है। तो नो शब्द से आपको समझ जाना चाहिए कि ई टाइप का होगा। मैंने आपको बताया था कि आल अगर लगा है तो ए टाइप का है, कुछ लगा है तो आई टाइप का है, नो लगा है तो ई टाइप का है, और सम नाट लगा है तो ओ टाइप का है। तो यहाँ पर नो वर्ड है तो ई टाइप का है। तो 6 रिलेशन में आप देख सकते हैं ए और ई मिल के क्या कंक्लूजन देता है? ई देता है।
और यहाँ पे वैलिड मिडिल टर्म भी है। तो ई के लैंग्वेज से हम लोग इसे लिखना शुरू करते हैं। तो ई के लैंग्वेज से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये इसका सही आंसर होगा, नो ए आर बी। अर्थात यदि आल ए आर सी है, जैसे मैं कहूँ सभी गाय भैंस हैं और कोई भैंस गाय नहीं है। हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे मैं ये कहूं सभी गाय भैंस हैं, कोई भैंस गाय नहीं है। तो इसका जो सही अर्थ होगा, पहले हम लोग देख रहे हैं ये सभी लगा है तो ए टाइप का है, और यहाँ पे कोई नहीं तो नहीं वर्ड आया है तो ई टाइप का है। तो ए और ई मिल के क्या रिलेशन देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 रिलेशन में ए और ई मिल के ई रिलेशन देते हैं, और ई का मतलब होता है नहीं, कोई नहीं। तो इसका जो हम लोग इसको जब लिखना प्रारंभ करते हैं, देखिए वैलिड मिडिल टर्म में 45 डिग्री के एंगल पे है, या इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे है प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। तो हम लोग इसे जब लिखना शुरू करेंगे तो सभी से नहीं लिखना शुरू करेंगे, ई के वर्ड से लिखना शुरू करेंगे। ई क्या बोलता है, ई बोलता है कोई गाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले क्या लिखा हूँ, सभी गाय भैंस हैं, जैसे आल ए आर सी, और सभी भैंस गाय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोई गाय भैंस तो यहाँ पे मिल जा रहा है, और ये क्या है, गाय है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहले लिखा है क्या, आल ए आर सी, बहुत केयरफुली से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ए और सी और बी का नामकरण मैं चेंज कर दिया हूँ। ए का नाम मैं क्या रख दिया हूँ, गाय, और सी का नाम हमने क्या रख दिया है, भैंस। यहाँ पर सी है तो फिर भैंस हो गया, और बी का हमने नाम कर दिया है बकरी। जैसे इसी को हम लोग हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सभी गाय भैंस हैं और कोई भैंस बकरी नहीं है। तो सभी गाय भैंस हैं तो ए टाइप का हो गया, और कोई भैंस बकरी नहीं है ई टाइप का हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और ई मिलके क्या बनाता है, रिलेशन ई बनाता है। तो ई के लैंग्वेज से हम लोग इसे लिखना शुरू करेंगे, और पहले चेक कर लेंगे कि मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं है, और 6 रिलेशन है कि नहीं है, तभी हम लोग इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, अन्यथा इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसे जब हम लोग लिखेंगे तो कोई से शुरू करके लिखेंगे, कोई गाय बकरी नहीं है, कोई गाय बकरी नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से कुछ लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं। अगर मैं अगला उदाहरण लूँ आपके सामने, जैसे सम ए आर बी, जैसे मैं यहाँ पर 2 शब्द लिखा हूँ, पहले मैं लिखा हूँ सम ए आर बी, सम लगा है तो सम लगने से आप समझ जाएंगे यह आई टाइप का है, और नो लगा है, नो लगने से आप समझ जाएंगे ई टाइप का है। नो बी आर सी लिखा है तो आई और ई यहाँ पे क्या रिलेशन देता है, ओ देता है, और वो क्या होता है, सम नॉट होता है। तो हम लोग लिखेंगे सम ए आर नॉट सी। यहाँ पे देखिए बी भी वैलिड टर्म है, और ये 6 रिलेशन फॉलो हो रहा है आई और ई, तो आई और ई मिल के क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो ओ के लैंग्वेज से हम लोग इसे लिखना चालू करेंगे, तो लिखेंगे सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये इसका सही आंसर होगा। फिर से आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मैं अगला एग्जांपल लिया हूँ, नो पी आर क्यू, तो नो लगा है तो नो का मतलब क्या होता है, नहीं, कोई नहीं। तो कोई नहीं, कोई पी क्यू नहीं है कोई पी जो है वो क्यू नहीं है, और सभी क्यू टी है, सभी क्यू क्या है, टी है। तो हम लोग देख रहे हैं नो पी आर क्यू लिखा है, तो नो जब वर्ड्स हमको दिखाई दे अर्थात कोई नहीं, तो हम लोग उसे ई टाइप का समझते हैं।
और आल जब भी दिखे तो हम लोग उसे ए टाइप का समझते हैं। तो ई और ए मिल के ओ इन्वर्स देता है। तो सबसे पहले हम लोग ओ बनाते हैं। तो ओ क्या कहता है, सम नॉट होता है, कुछ नहीं, यानी सम पी आर नॉट टी, सम पी आर नॉट टी। यहाँ देख रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे है, तो ये वैलिड टर्म है। और 6 रिलेशन है ई प्लस ए, देख रहे हैं 6 रिलेशन में आ रहा है, यही तो है 6 रिलेशन, ई प्लस ए ओ इन्वर्स बनाता है। तो पहले हम लोग ओ के लैंग्वेज में लिखेंगे इस क्वेश्चन को। तो ओ कहाँ से शुरू होता है, सम नॉट से शुरू होता है, सम नॉट। तो हम लोग लिखेंगे इसे सम पी आर नॉट टी, सम पी आर नॉट टी। तो ओ बदल गया। तो इन्वर्स में प्राप्त करने के लिए जहाँ पी है वहाँ पे हम लोग टी रख देंगे, और जहाँ पर टी है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, पी रख देंगे। तो हमारा ये ओ जो है वह ओ इन्वर्स बन जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओ इन्वर्स का, और मैक्सिमम बैंक में ओ इन्वर्स के ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसे आप समझें, जैसे अगर मैं लिखूँ कोई गाय भैंस नहीं है और कोई भैंस बकरी नहीं है, नहीं सॉरी, सभी भैंस बकरी हैं। तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, कोई भैंस बकरी नहीं है। अर्थात पी को कुछ अलग नाम आप दे दीजिए, क्यू को कुछ अलग नाम दे दीजिए, और टी को कुछ अलग नाम दे दीजिए, तो ये नाम से ही तो प्रश्न बनेगा। मैं थोड़ा सा इजी समझने के लिए इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताया हूँ। जैसे सम ए आर बी आई टाइप का हो गया, सम वर्ड लगा है हमें समझ जाना चाहिए आई टाइप का है, नो वर्ड लगा है यहाँ समझ जाना चाहिए ई टाइप का है। आई और ई हमारा 6 रिलेशन में आता है, ओ बनाता है। ओ क्या कहता है, सम नॉट से लिखते हैं उसे हम, तो सम ए आर नॉट सी लिख देंगे, सम ए आर नॉट सी लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखते हैं नो है ई टाइप का है, ए है ए टाइप का है, आल वर्ड है तो ए टाइप का है। ई और ए मिल के क्या बनाते हैं, ओ यूनिवर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओ के लैंग्वेज में इसे लिखते हैं। तो ओ क्या बोलता है, ओ बोलता है सम नॉट, तो हम लोग लिखेंगे सम पी आर नॉट टी, सम पी आर नॉट टी। और इसे यूनिवर्स बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, जहाँ पे पी है वहाँ पे टी कर देंगे, यानी इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट बना देंगे, और प्रेडिकेट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो हमारा किस में बदल जाएगा, ओ यूनिवर्स में बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया हूँ, जैसे नो पी आर जेड, नो लगा है, नो क्या बता रहा है, ई टाइप का है, और सम क्या बता रहा है, आई टाइप का, सम जेड आर एक्स। तो इसे हम लोग ई और आई देखते हैं, पहले हम लोग 6 रिलेशन में है कि नहीं है। तो ई और आई क्या बनाता है, ओ यूनिवर्स बनाता है, जाहिर सी बात है 6 रिलेशन में है। मिडिल टर्म वैलिड है कि नहीं, तो मिडिल टर्म के लिए हम लोग देख सकते हैं वैलिड है, 45 डिग्री के एंगल पे है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, इसका जो निष्कर्ष होगा वो इन्वर्स के लैंग्वेज में होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। तो ओ बनाने के लिए सम नॉट का यूज़ करना पड़ता है, तो लिखेंगे सम पी आर नॉट एक्स, सम पी आर नॉट एक्स, सम पी आर नॉट एक्स, सम पी आर नॉट एक्स। अब ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, तो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो सम एक्स आर नॉट पी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला मैं यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, आप इसे देखेंगे, कुछ भारतीय स्वीडिश हैं, कुछ भारतीय स्वीडिश हैं, सभी स्वीडिश गोरे हैं, सभी स्वीडिश गोरे हैं। तो आप इसको पहचानना सीखिए, इसका कंक्लूजन क्या होगा। हमने लिखा कुछ भारतीय स्वीडिश हैं और सभी स्वीडिश गोरे हैं। तो हम लोग इसे देख रहे हैं, कुछ मतलब क्या निकलने वाला, आई टाइप का है, और आल ए टाइप का है। तो आई और ए देखिए 6 रिलेशन में है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं आई और ए 6 रिलेशन में है। तो जो हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, और देख रहे हैं मिडिल टर्म भी वैलिड है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ के वर्ड से लिखना शुरू करेंगे। तो कुछ भारतीय गोरे हैं, इसका सही आंसर होगा कुछ भारतीय
गोरे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा जिसमें 6 रिलेशन तो उसमें रहेगा, ये 6 रिलेशन उसमें रहेगा, लेकिन जो मिडिल टर्म होगा वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं जिसमें 6 रिलेशन फॉलो कर रहा है और वैलिड टर्म जो है, मिडिल टर्म जो है वैलिड नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रूल एक पढ़ेंगे, और वो रूल कौन सा है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं समायोजन का सिद्धांत, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। ये समायोजन का सिद्धांत क्या है, इसे हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ और इस क्वेश्चन को मैं समायोजन के सिद्धांत से यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है, ऑल ए आर बी और सम सी आर ए, बस इतना ही प्रश्न दिया है, ऑल ए आर बी एंड सम सी आर ए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 रिलेशन में पहला तो नहीं है, ऑल है ए टाइप का है और सम है आई टाइप का है। ए और आई कहीं नहीं होता है इसमें, आप देख सकते हैं ए और आई कोई संबंध ही नहीं होता है ए और आई का। तो सबसे पहली बात तो ये 6 रिलेशन में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ बी है यहाँ सी है, न उसका प्रेडिकेट ना ही इसका सब्जेक्ट वैलिड है, तो वैलिड मिडिल टर्म भी नहीं है, मिडिल टर्म भी इसका वैलिड नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा देते हैं, समायोजन का सिद्धांत। समायोजन का सिद्धांत क्या कहता है, जो पहले वाला हो उसका ज्यों का त्यों आप दूसरे के नीचे लिख दीजिए। जैसे आल ए आर बी दिया था और सम सी आर ए दिया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आल ए आर बी को इसके नीचे लिख दिया। तो नीचे लिखने से देखिए क्या फ़ायदा हो गया हमको, यहाँ वैलिड मिडिल टर्म जो है हो गया, मिडिल टर्म वैलिड कर गया, 45 का एंगल बन रहा है। इसे अगर ऐसे मिलान देखिए 45 का बन गया। और यहाँ देखते हैं सम सी आर ए आई टाइप का है और आल ए आर बी ए टाइप का है। आई और ए जो है 6 रिलेशन में होता है, आई और ए क्या बनाता है, आई बनाता है। तो हम जो इसे लिखेंगे वो आई के लैंग्वेज में लिखेंगे। आई क्या बोलता है, सम कुछ, तो सम सी आर बी, सम सी आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, सम सी आर बी। तो सम सी आर बी इसका जो है क्लियर आंसर है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बैंक में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम, जिसमें समायोजन का सिद्धांत लगाना हो। देखिए समायोजन का सिद्धांत तभी लग सकता है जब हमारा मिडिल टर्म वैलिड नहीं होगा और 6 रिलेशन फॉलो नहीं होगा। या तो ऐसे भी दे सकता है 6 रिलेशन फॉलो करता है, वैलिड मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो अगर दोनों नहीं है तब भी समायोजन का सिद्धांत लगेगा, अगर एक नहीं है तब भी समायोजन का सिद्धांत ही लगेगा। जैसे इसके पहले वाला प्रश्न हम बताए थे आपको कि पहले वाले प्रश्न में जो है उसमें 6 रिलेशन में नहीं था और मिडिल टर्म भी वैलिड नहीं था। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 6 रिलेशन में नहीं है, आल ए आर बी ए टाइप का है और नो सी आर ए ई टाइप का है। ए और ई कहीं पे है, ये नहीं है। ए और ई अगर है भी 6 रिलेशन में है, देखिए यहाँ पे ए और ई है, मिल जा रहा है। चलिए मान लेते हैं ए और ई 6 रिलेशन में है, लेकिन इसका मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, तो ये कंडीशन फंस जाती है। तो उस दशा में हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा देते हैं, समायोजन का सिद्धांत। तो पहले वाला जो वाक्य है दूसरे वाले वाक्य के नीचे ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। तो आल ए आर बी, यहाँ भी हो गया आल ए आर बी। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसको और इसको लेके सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले को हम लोग भूल जाते हैं, ये बीच वाला और ये थर्ड बन जाता है जो। तो ई और ए मिल के क्या बनाता है, ओ इन्वर्स बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग ओ को लिखते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे पहले ये दोनों 6 रिलेशन में है कि नहीं, तो दोनों 6 रिलेशन में है ई और ए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये इसका मिडिल टर्म भी वैलिड है। तो इसका कंक्लूजन निकल सकता है, कैसे निकलेगा, ई और ए मिल के क्या बनाएगा, ओ इन्वर्स बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओ को लिखेंगे और बाद में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ओ इन्वर्स बन जाएगा। तो हम लोग इसे ओ के लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। अब इसका पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो यह ओ इन्वर्स बन जाएगा। तो सम बी आर नॉट सी, तो ये हमारा सही आंसर हुआ, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, आल ए आर बी ए टाइप का है और नो सी आर ए ई टाइप का है। तो ए और ई में देख रहे हैं हम लोग 6 रिलेशन में तो है, यहाँ पे 6 रिलेशन में है ए और ई,
लेकिन इसका मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो मिडिल टर्म वैलिड नहीं है तो हम लोग रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगा देते हैं। समायोजन का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत ये करता है कि इसे हम लोग समायोजित करके ऊपर का नीचे लिख के समायोजित करके हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए देख रहे हैं मिडिल टर्म वैलिड है, और ई और ए मिल के क्या बनाता है, ओ इन्वर्स बनाता है। तो ओ इन्वर्स हम लोग डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, पहले हम लोग ओ प्राप्त करेंगे। तो ओ को हम लोग किस लैंग्वेज में लिखते हैं, सम नाट में। तो हम लोग लिखेंगे सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। तो बी का पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे सी के जगह, और सी को बी के जगह कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। बाकी यूपीपी यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया उतने में ही 6 रिलेशन में ही आ जाते हैं। समायोजन का सिद्धांत तो क्वेश्चन कब बनता है, जब पेपर कठिन बनाना होता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, समायोजन का सिद्धांत कब लगेगा, जब 6 रिलेशन फॉलो नहीं करेगा और मिडिल टर्म उसका वैलिड नहीं होगा, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, समायोजन का सिद्धांत लगाएंगे, रूल ऑफ एडजस्टमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला रूल इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ कन्वर्जन, रूपांतरण का सिद्धांत। जैसे हम लोग इसमें समायोजन का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। समायोजन का सिद्धांत एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ। उसमें हमने आपको 6 रिलेशन पढ़ा है। अगर ये 6 रिलेशन वैलिड नहीं है तो समायोजन का सिद्धांत लगेगा। तो और उसमें जो है मिडिल टर्म वैलिड भी नहीं होना चाहिए। 6 रिलेशन को हम लोग देखते हैं और मिडिल टर्म को देखते हैं, दोनों अगर वैलिड नहीं है, दोनों नहीं लग रहा है, तो उसमें जो है समायोजन का सिद्धांत हम लोग लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला हम लोग रूल पढ़ेंगे रूल ऑफ कन्वर्जन, रूपांतरण का सिद्धांत। तो ये देखिए रूपांतरण का सिद्धांत क्या है, इसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं अगर लिखूँ ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का मतलब ये हुआ ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं। देखिए यहाँ पे अगर वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऑल ए आर बी मतलब ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं बी के कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं। अर्थात अगर ए को हम लोग 20% मानेंगे, बी को 100% मानेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ए 20% है और बी कितना है, 100% है। तो ये बोल रहा है ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं। तो क्या ये 20% 100% में पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा, रियल होगा। और बी के कुछ सदस्य ए के सदस्य हैं, और जो बी होगा 100% में कुछ हिस्सेदारी बी की, बी से ए की है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसे बोल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए के सभी सदस्य बी के सदस्य हैं, अर्थात ए का पूरा 20% इस 100% में चला जाएगा। तो 100% में से भी कुछ 20% के रूप में अलग के रूप में है। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने का बात कर रहा हूँ कि ए के यदि सभी सदस्य बी के सदस्य हैं तो बी के कुछ सदस्य ए के अवश्य होंगे। जैसे बी का कुछ हिस्सा ए का हिस्सा बनेगा, जैसे 20% बन नहीं रहा है, लेकिन 20% इस बी में पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अर्थात ए क्या निष्कर्ष देता है, ए कुछ का निष्कर्ष देता है। दूसरा हम आपको बता देना चाहते हैं सम ए आर बी है। ए के कुछ सदस्य बी के सदस्य अवश्य हैं, तो बी के भी कुछ सदस्य ए के सदस्य होंगे। जैसे ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का भी कुछ हिस्सा ए में होगा। तो यानी इससे क्या निष्कर्ष निकला, जो आई होता है वो अपना कन्वर्जन किस में देता है, आई में देता है। यहाँ एक बार मैं फिर क्लियर आपको कर दूँ कि ऑल ए आर बी क्या देता है, सम बी आर ए देता है। अर्थात ए का रूपांतरण किस में हो जाता है, आई में हो जाता है। अर्थात ए रूपांतरित किस में करता है, कुछ में, और कुछ किस में रूपांतरित करता है, कुछ में, और ई किस में रूपांतरित करेगा, ई में। तो मैं ई वाले का आपको एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ, उसे आप देखें। तो हम लोगों ने ऑल ए आर बी का समझ लिया और सम ए आर बी का समझ लिया। तीसरा जो होता है इसमें नो ए आर बी का होता है। अर्थात ए और बी में कोई दूर संबंध नहीं है, मतलब नो ए आर बी। तो आप इसे बोल सकते हैं नो बी आर ए। अर्थात ए बी नहीं है तो बी ए भी नहीं है, कोई दूर तक रिलेशन इसमें नहीं बन रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कन्वर्जन के नियम।
रूल ऑफ कन्वर्जन, इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं रूल ऑफ कन्वर्जन को। तो मैं आपको एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखा हूँ ए का कन्वर्जन के बारे में अगर हम देखते हैं, सम बी आर ए, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ सम बी आर ए, सम बी आर ए और अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आल ए आर सी, आल ए आर सी, सम बी आर ए एंड आल ए आर सी। तो सम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, सम का आई से निकल रहा है और इसका ए से निकल रहा है। तो आई और ए मिल के क्या देते हैं, आई और ए मिल के क्या देते हैं, 6 रिलेशन में आप देखिए आई और ए मिल के आई देते हैं। तो ये आई हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये मिल रहा है ना 6 रिलेशन में, तो है आई प्लस ए आई दे रहा है और यहाँ पे मिडिल टर्म भी वैलिड है। तो इसे आई के लैंग्वेज में हम लोग इसे लिख देंगे। तो लिखेंगे सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये इसका आंसर हो जाता है सम बी आर सी। लेकिन एक अलग एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला उदाहरण मैं बोलूँ सम सी आर ए, सम सी आर ए, सम सी आर ए आल सी आर बी, आल सी आर बी। तो सम सी आर ए, सम आई टाइप का है, आल ए टाइप का है। आई और ए मिल के क्या देते हैं, आई और ए मिल के क्या देते हैं, आई देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो 6 रिलेशन फॉलो कर रहा है, 6 रिलेशन अनुसरण करता है, लेकिन यहाँ पे इसका मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो मिडिल टर्म वैलिड नहीं है तो हम लोग इसका कन्वर्जन करते हैं। तो आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है। तो सम सी आर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ए आर सी। तो अब यहाँ से हम लोग रिजल्ट इसका बोलते हैं सम ए आर सी, सम सी आर बी। सॉरी, हमने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे मैं पहला उदाहरण क्या लिखा हूँ सम सी आर ए और उसके बाद आल ए आर सी। तो आल का यहाँ पे क्या हो गया है, इसका रूपांतरण हमें करना है पहले का। तो सम ए आर सी और उसको नीचे हम लोग लिख देंगे इसके बाद वाला सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम सी आर बी। देखिए हमने यहाँ पे पहले का कन्वर्जन किया, तो पहला क्या है, पहला इसका कन्वर्जन होगा सम सी आर ए का क्या हो जाएगा, सम ए आर सी। और इसका हमने कन्वर्जन किस में कर दिया, सम में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो आल वाला होगा वो सम में होगा। अर्थात जो ए होता है, ए का कन्वर्जन किस में होता है, आई में, और आई का कन्वर्जन तो आई में होता ही है, और साथ साथ ई का जो कन्वर्जन होता है वो ई में होता है। बाकी ओ जो बचता है उसका कन्वर्जन किसी में नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सम सी आर ए और आल सी आर बी, इसका कन्वर्जन सम का उसी में हो गया। ऐसे सम सी आर ए को हम लोग लिख सकते हैं सम ए आर सी, और आल सी आर बी को हम लोग लिख सकते हैं सम सी आर बी, सम सी आर बी। जैसे मैं इसको अगर ग्राफ से बताऊं, जैसे आल ए आर बी, आल ए आर बी, तो इसे लिखा जा सकता है सम बी आर सी, अर्थात सम, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आल सी आर बी। अगर मैं यहाँ पे सी बनाता हूँ और यहाँ पे क्या बनाया हूँ, बी बनाया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आल सी आर बी है, तो इसको लिखा जा सकता है सम सी आर बी, अर्थात इस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अर्थात आल सी आर बी को सम सी आर बी लिखा जा सकता है। इसको मैं पहले ही ब्रीफली समझा चुका हूँ, तो यहाँ से आप समझेंगे।
और आल कन्वर्जन किस में देता है, ए। आल का मतलब ए टाइप और ए किस में रूपांतरण करता है, आई में। तो आल का यहाँ पे क्या लग गया है, सम, सम CRB, तो ये करेक्ट है। अर्थात इसका रूपांतरण यहाँ से हो गया और इसका रूपांतरण यहाँ से हो गया। तो अब हम लोग इसे देखते हैं, ये सम है, आई टाइप का है, और ये भी सम है, आई टाइप का। यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं ये भी अगर सिर्फ एक ही का रूपांतरण करूँ तो यहाँ पे हो सकता है आल CRB। तो आल CRB के वजह से होने से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 का एंगल बन गया, अर्थात मिडिल टर्म भी वैलिड हो गया। और अब हमें देखना 6 रिलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आई टाइप का है और यह ए टाइप का है। आई और ए मिल के क्या बनाते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, आई और ए मिल के आई बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या आंसर लिख सकते हैं, सम ARB, सम ARB इसका क्लियर आंसर होगा, सम ARB ये इसका आंसर होगा। एक बार फिर से आप समझ लें, जैसे सम CRA है तो हम देख रहे हैं हम मैचिंग कर नहीं रहा है, तो जब मैचिंग नहीं कर रहा है तो इसका कन्वर्जन होगा। तो आई का कन्वर्जन यहाँ पर रूल देख रहे हैं, आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में। देखिए कन्वर्जन के नियम में आपको इसे याद करना पड़ेगा, ये एक तरह से फार्मूला ही आप इसे समझें। अगर ये आपको कन्वर्जन करने नहीं आएगा तो आप सवाल वहाँ पर गलत कर सकते हैं। तो इसलिए रूल ऑफ कन्वर्जन में आप इसे विशेष रूप से समझिएगा कि ए का कन्वर्जन आई में होता है और आई का कन्वर्जन आई में होता है और ई का कन्वर्जन ई में होता है। तो देखिए यह आई टाइप का है तो आई का कन्वर्जन आई में ही हुआ है। सम CRA को हमने क्या लिखा है, सम ARC लिखा है, और इसे हमने क्या लिख दिया, आल CRB को ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, आल CRB को। तो आई और ए मिल के क्या बनाया, आई बनाया। तो आई के लैंग्वेज में इसे आंसर हम लोग लिखेंगे, तो सम ARB इसका क्या होगा, क्लियर आंसर होगा। अगला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी छात्र अमीर हैं, सभी छात्र अमीर हैं, सभी छात्र अमीर हैं, सभी छात्र होशियार हैं, सभी छात्र होशियार हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ए और ए जो है 6 रिलेशन में है, ए बनाएगा, लेकिन यहाँ पे फंस रहा है, यहाँ पे अमीर है और यहाँ पे छात्र है, मिडिल टर्म इसका वैलिड ही नहीं है। तो जब मिडिल टर्म वैलिड नहीं है तो इसका हम लोग कन्वर्जन करेंगे, तो रूल ऑफ कन्वर्जन लगाएंगे। तो रूल ऑफ कन्वर्जन जब लगाएंगे तो सभी छात्र अमीर हैं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी छात्र अमीर हैं को हम लोग लिख सकते हैं कुछ अमीर छात्र हैं, कुछ अमीर छात्र हैं। जैसे हमने आपको बताया था, अगर कोई वर्ड ऐसे लिखा है आल ARB तो इसका कन्वर्जन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम BRA। तो वही तो बात लिखा है, सभी छात्र अमीर हैं तो कुछ अमीर छात्र हैं, ये पहले आ जाता है, ये बाद में चला जाता है। देखिए यहाँ पहले आ गया है और ये बाद में हो गया, कन्वर्जन हो गया है। तो आई का कन्वर्जन यहाँ पे आप देख रहे हैं, आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई में होता है, ए का कन्वर्जन आई में होता है। तो यहाँ ए है और इसका कन्वर्जन हमने किस में कर दिया, आई में कर दिया। अगला क्या लिखा, अगला जो है सभी छात्र होशियार हैं, तो सभी छात्र होशियार हैं, तो सभी छात्र होशियार हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ और सभी है, आई और ए है, तो आई और ए क्या बनाता है, आई बनाता है, आई और ए आई बनाता है। तो आई के लैंग्वेज में इसे हमें इसको लिखना है। और यहाँ वैलिड मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म यहाँ वैलिड है, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट 45 के एंगल पे है और 6 रिलेशन भी फॉलो कर रहा है। कुछ आई है, कुछ मीन्स आई टाइप और ए सभी मीन्स ए टाइप। तो आई और यहाँ देख रहे हैं 6 रिलेशन में है, आई बनाता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे कुछ अमीर होशियार हैं, कुछ अमीर होशियार हैं, कुछ अमीर होशियार हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप गोला बना के नहीं कर सकते हैं, न आप रूल ऑफ कन्वर्जन वाला क्वेश्चन गोले की सहायता से कर पाएंगे और ना ही
जो रूल ऑफ एडजस्टमेंट का हमने क्वेश्चन बनाया है उसको आप इस सिद्धांत से, गोले वाले सिद्धांत से नहीं कर पाएंगे। ये सब जटिल क्वेश्चन होते हैं और जो गोला होता है, गोले से हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस रूल से आप इसे अगर हल करते हैं तो आईएएस क्या पीसीएस कोई भी परीक्षा हो, सभी लेवल के प्रश्न आपको बहुत ईजिली से आसानी से हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे बहुत बारीकी से समझिए। बहुत जो है जटिल कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप जो है चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ भारतीय दयालु हैं, कोई भारतीय बुरा नहीं है। कोई भारतीय बुरा नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं ये कुछ जो है ये आई टाइप का है और यहाँ कोई ई टाइप का है। तो आई और ई मिल के क्या बनाते हैं, आप 6 रिलेशन में देख सकते हैं। आई और ई मिल के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय है, यहाँ पे दयालु है, मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। तो मिडिल टर्म वैलिड नहीं है तो रूल ऑफ कन्वर्जन लगेगा। तो कुछ का किस में होता है, कुछ में कन्वर्जन होता है। तो आप समझ रहे होंगे, कुछ दयालु भारतीय हैं, लिख सकते हैं आप, कुछ दयालु भारतीय हैं, कुछ दयालु भारतीय हैं, कोई भारतीय बुरा नहीं है, उसके नीचे लिख दीजिए कोई भारतीय बुरा नहीं है। तो देखिए भारतीय एंगल बना रहा है मिडिल टर्म 45 डिग्री का, और आई और आई टाइप का है। तो आई और आई क्या देते हैं, सॉरी यहाँ पे कोई है, हमने समझा कुछ, तो ये आई टाइप का है और ये कोई ओ टाइप का है। तो आई और ओ, कोई भारतीय बुरा नहीं है, कोई भारतीय बुरा नहीं है। तो आई और यहाँ पे क्या बना, पहले हम लोग देख रहे हैं आई और ई मिलके क्या बनाया, ओ बनाया। और फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा जो है 6 रिलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ जो है आई टाइप का है और कोई जो है ई टाइप का है। कोई भारतीय बुरा नहीं है। तो यहाँ पे कोई शब्द है, मैंने आपको बताया था कि ए जो होता है, ए आल के लिए लगता है, आई सम के लिए लगता है, ई नो के लिए लगता है और ओ सम नाट के लिए लगता है। तो कुछ तो है ना इसमें, कोई है, कोई भारतीय बुरा नहीं है। तो भारतीय एंगल 45 का बन रहा है, मिडिल टर्म वैलिड है, और आई और ई मिल के क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कोई भारतीय, कोई दयालु बुरा नहीं है, कोई दयालु, सॉरी कोई नहीं, कोई तो नो से होता है, नो कोई, और यहाँ क्या बना रहा है, ओ बना रहा है। तो ओ को हम लोग कुछ से लिखेंगे, क्योंकि ओ के लिए मैं क्या लिखा हूँ, सम नाट। कुछ दयालु बुरा नहीं है, कुछ दयालु बुरे नहीं हैं, ये इसका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन लग रहे हैं कितना इजी वे में लग रहे हैं। अगर आपको सूत्र नहीं पता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको 6 रिलेशन पता होना चाहिए, और उसके बाद जो है रूल ऑफ कन्वर्जन, आपका रूल आपको पता होना चाहिए, रूल ऑफ कन्वर्जन कब लगेगा, और जो है रूल ऑफ एडजस्टमेंट कब लगेगा। तो एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ। रूल ऑफ एडजस्टमेंट, जब मिडिल टर्म वैलिड नहीं होता और 6 रिलेशन फॉलो नहीं होता है तो वहाँ पर हम लोग रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं रूल ऑफ कन्वर्जन कब लगाएंगे। रूल ऑफ कन्वर्जन में भी देखते हैं हम लोगों का, जब मिडिल टर्म वैलिड नहीं है और बाकी 6 रिलेशन फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे आप रूल ऑफ कन्वर्जन लगा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरा इतना ही वीडियो है, और इसके पार्ट सेकंड में हम आपसे मिलेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ और क्वेश्चन है, 10-15 मिनट का वीडियो और मेरा शेष रहेगा, और उतना अगर आप देख लेते हैं तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना मैंने आपको सिलोजिज्म पढ़ाया है आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। मैं दावा करता हूँ आपका एक क्वेश्चन भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस हो, चाहे आईएएस तक का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे
छूट नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आपका भी दायित्व बनता है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को बांटें। तो जय हिंद, नमस्कार।